कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ संख्या 3, जिसका नाम है बस की यात्रा। ये है आपके पाठ्य पुस्तक का जो बसंत भाग 3 है, उसका पाठ संख्या 3 है, जिसका क्या नाम है, बस की यात्रा। और जो ये बस की यात्रा है, ये जो पाठ है, ये लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य में जो व्यंग्यकार होते हैं, उनको लेकर जो सबसे बड़े लेखककार कहे जाते हैं। कौन? हरिशंकर परसाई जी। इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग्य के माध्यम से रचनाओं में ऐसा बताया है कि किस प्रकार से अगर इन चीज़ों पर व्यंग्य किया जाए तो ये चीज़ें सुधरने में, यानी कि समाज को सुधारने में सहायता कर सकती है। अब हम समझते थे व्यंग्य का अर्थ क्या होता है। व्यंग्य का अर्थ होता है हास्य। क्या होता है? हास्य। हरिशंकर परसाई जी जिन भी रचनाओं में व्यंग्य करते थे, वो उसे एक हास्य का माध्यम बना देते थे। यानी हास्य का माध्यम किस प्रकार से, कि जैसे उदाहरण के लिए आप भी किसी पर व्यंग्य करते हैं। व्यंग्य का अर्थ होता है टॉन्ट मारना। जैसे आप कोई चीज़ देखते हो और उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं है, तो किस प्रकार से उसे आगे वाले को इस प्रकार से कहा जाए कि उस व्यक्ति को बुरा भी ना लगे और उस चीज़ में सुधार भी हो जाए। तो ये बात होती है व्यंग्य की, जिसे हम हास्य के रूप में कह सकते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी की भी एक ये मतलब उनकी कहानियों की एक विशेषता है, उनकी लेखन की एक विशेषता है कि वे अपने लेखन में व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात को कह भी देते हैं, हास्य के माध्यम से उस बात को कह भी देते हैं और उसमें सुधार की भी आवश्यकता रख ली जाती है। तो बस की यात्रा जो ये एक कहानी है, ये भी ये व्यंग्यप्रद कहानी है। और इसमें भी परसाई जी ने एक जो ये प्राइवेट बस है, उस प्राइवेट बस की कंपनी पर एक व्यंग्य किया है। और हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने प्राइवेट बस चलाने वाली कंपनियों के ऊपर व्यंग्य किया है और किस प्रकार उन्हें अपने इस काम को सुधारने की आवश्यकता है। तो हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं कि पाठ में कहा गया है, आप भी अपना पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 3 निकाल लीजिए। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। यानी कि लेखक खुद शामिल है इन 5 मित्रों में। तो ये सब कहते हैं कि हम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी कि पन्ना से इसी कंपनी की बस, एक बस है जो ये प्राइवेट बस है, जिस बस की हालत आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार की इस बस की हालत हो रखी है। तो इसी प्रकार का व्यंग्य जो हरिशंकर परसाई जी करते हैं, तो वो कहते हैं कि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर में ट्रेन को मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। यानी कि जो वो लेखक है, वो कह रहे हैं कि सुबह हम घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। यानी कि जो लेखक है और उनका एक और मित्र है, उन 2 मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना था। यही रास्ता कौन सा? कि हमें इस टूटी फूटी बस में ही सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगले दिन काम पर जाना है। तो लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। यानी कि अब लोग कह रहे हैं, एक तरह से ये व्यंग्य हो रहा है। लेखक को क्या कहा जा रहा है कि जो समझदार आदमी होता है वह इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करता, क्योंकि ये शाम वाली जो प्राइवेट बस है, इसकी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह की हालत इसकी हो रही है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब यानी कि जब लेखक शाम वाली बस का इंतज़ार करते हैं और बस जब अपने बस स्टेशन पर आकर खड़ी होती है, तो लेखक उस बस को देखते हैं, तो उनके अंदर एक श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। खूब वयोवृद्धि, यानी कि बस अब अपनी मतलब कह सकते हैं कि अपने जीवन का जो पूरा कस ले चुकी है, उसका ऐसा लग रहा है लेखक को कि उस बस के अंतिम दिन बचे हैं। खूब वयोवृद्धि, यानी कि वो जो बस है वो पूरी तरीके से अपनी उम्र को पार कर चुकी है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी कि उसने बहुत वर्षों का अनुभव लिया है, बहुत सारी यात्राएं की है, बहुत दुनिया देखी है, तो उस अनुभव को उसने
ग्रहण किया है। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यानी कि अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा परसाई जी के पंक्तियों में कि किस प्रकार से ये व्यंग्य कर रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, इसीलिए लोग इसे सफ़र नहीं करना चाहते। यह बस पूजा के योग्य है, मतलब यानी कि जो ये बस है, अब इसे जो ये बस वाली जो कंपनी है, इस कंपनी को इस बस को अब रख देना चाहिए। अब ये पूजा के योग्य हो चुकी है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है। अब परसाई जी कह रहे हैं कि यह बस चलती भी है, वो लोगों से पूछ रहे हैं। वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। यानी कि अब लोग जवाब दे रहे हैं कि चलती क्यों नहीं है, यह बस क्यों नहीं चलती है, ज़रूर चलेगी। क्योंकि परसाई जी को बस की हालत देखने पर पता चल रहा था कि शायद ये बस हमें आधे रास्ते में ही धोखा दे देगी। अब वो कहते हैं कि हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह। हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। यानी कि परसाई जी कह रहे हैं कि ऐसी बस तो मैंने पहली बार देखी है जो अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, यानी कि हम जो हमारे आगे और पीछे हमारे जो लोग बैठे हुए थे बस में जो यात्रा कर रहे थे, हम उनसे भी पूछने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। यानी कि जो उनके जो मित्र है, लेखक के जो मित्र है वो डॉक्टर है, और उन्होंने कहा कि डरो मत, चलो बस अनुभवी है। यानी कि बस को बहुत साल का अनुभव हो गया है, इतनी दुनिया देखते हुए, इतनी प्रकार की यात्रा करते हुए, तो अभी आपको धोखा नहीं देगी। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यानी कि जो आज की जो कंपनियां जो बसें बनाती है, उनसे तो ये बहुत अधिक विश्वास के पात्र है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यानी कि जो उस बस में बैठने की जो सीट है, उसे लेखक ने गोद बताया है और कहा है कि और उस पर यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वह इस बेटे के समान है। और वो जो बेटे हैं जो बस में यात्रा कर रहे हैं, वे प्यार से अपनी गोद में लेकर चलेगी। कौन, ये बस। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। यानी कि वो उस बस को देखकर, जो हमें उस बस स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए थे, वे लोग उस बस को देखकर और हमें देखकर लग रहा था, लेखक को लग रहा था कि जैसे हमें यह अंतिम विदा दे रहे हैं। यानी कि बस की हालत इस प्रकार की नहीं थी कि वो हमें जबलपुर तक पहुंचा सके। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को पूंछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी कि लेखक कहना चाह रहा है कि लेखक बता रहा है कि जो उसके जो रिश्तेदार है जो उन्हें छोड़ने के लिए आए थे, तो वो कह रहे हैं कि इस संसार में जो आया है उसे तो जाना ही है। यानी कि इस बस को देखकर वो कह रहे थे सो आया है सो जाएगा, राजा रंग या फकीर, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी कि आदमी अगर जाने का किसी प्रकार का कोई कारण होना चाहिए, और शायद ये कारण ये बस हो। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अब इंजन की आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि इंजन तो एक तरफ होता है, उसकी आवाज़ सिर्फ उसी जगह तक ही आती है, लेकिन यह इंजन तो पूरी बस को ही आवाज़ इस प्रकार से उस बस में फैल गई थी। तो ऐसे लग रहा था कि मानो ये पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी कि अब ये जो बस है, इसके अंदर इतना अनुभव लेने के बाद इस बस के जो सारे कांच हैं वो टूट चुके थे, और जो थोड़े बहुत जो कांच बचे थे हमें उनसे बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। अब लेखक को लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, क्योंकि इतनी तेज उस बस में से आवाज़ आ रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब लेखक फिर से एक व्यंग्य कसता हुआ कहना चाह रहा है कि बस चल पड़ी, हमें तो लगा होगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान होगी। यानी कि अभी इतनी वृद्ध हो चुकी है, इतना अनुभव ग्रहण कर लिया है बस ने, तो शायद लेखक कह रहा है कि जब गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए थे, तब ये बस जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। लेखक व्यंग्य के रूप में कहना चाह रहा है कि जब उस समय अंग्रेजों के बीच में और भारतीय लोगों के बीच में असहयोग हुआ था, तो उसी प्रकार इस बस ने भी उस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई होगी, और इस प्रकार ये बस सहयोग करना पूरी तरीके से सीख गई है। इसीलिए बस का जो हर हिस्सा है वह एक दूसरे से आपस में सहयोग कर रहे थे।
पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी कि जो सीट है और जो उसकी बॉडी है सीट की, उन दोनों के बीच में आपस में घर्षण चल रहा था। सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही थी। अब लेखक हास्य के रूप में कहना चाह रहा है कि सीट को छोड़कर जो सीट की बॉडी है वह आगे निकलने की कोशिश कर रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब लेखक जब 8-10 मील की दूरी तय कर चुके थे, तब लेखक को शायद ये लगा कि शायद सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा था सीट में और हमारी सीट में। तो लेखक कहना चाह रहा है कि हमारी सीट में और जो बस की सीट है उसमें कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब क्या होता है, पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाता है। बेचारी बस तो पहले से ही वयोवृद्ध हो चुकी, यानी कि बस की अब उम्र हो चुकी है, उसने बहुत अनुभव ग्रहण किया है। धीरे धीरे बस के सभी पार्ट्स जितने भी ये टूटते जा रहे हैं, सीट अलग हो रही है, कांच आधे से ज़्यादा टूट चुके हैं। तो अब पता चलता है कि पेट्रोल की टंकी में भी एक छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब ड्राइवर भी अपनी करतूत अपनाता है कि ड्राइवर क्या करता है, बाल्टी में पेट्रोल सारा निकाल लेता है और उसे अपने पास रख देता है और नली डालकर इंजन में उस पेट्रोल को भेजने लगता है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब यहाँ पर परसाई जी व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद जो ये बस कंपनी है, इसका जो हिस्सेदार है, जो ये बस के इंजन को निकाल कर क्या कर लेगा, अपनी गोद में बैठा लेगा, उसे लाएगा और नली से उसे पेट्रोल पिलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक माँ अपने बच्चे को मुंह में दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, यानी कि अब बस का इतना इजहार करते वक्त लेखक को प्रकृति का एक नज़ारा नज़र आया है। वो कह रहा है कि प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि उस समय लेखक का जो व्यवहार है, लेखक का जो भाव है, वो पूरी तरीके से बदल चुका था। जिस उत्साह के साथ में वो इस बस में बैठे थे, वो उत्साह लेखक का क्षीण होता जा रहा था। तो वो पेड़ों को भी, इस प्रकृति को भी लेखक पूरी तरीके से दुश्मन समझ बैठे थे। तो जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी, यानी कि अब उसे डर लग रहा था कि इससे बस टकराएगी तो शायद अब और भी बस का कुछ टूट सकता है। वह निकल जाता है तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। मतलब एक तरह का बस और बस का जो ड्राइवर था और वहाँ पर बैठे जो यात्री थे, उन सभी के बीच में एक आंदोलन छिड़ गया था। तरकीबें चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी कि यह तो इत्तेफाक की बात है कि बस तो फर्स्ट क्लास है, यानी कि ऐसा कुछ था नहीं। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। अब लेखक बस के चरित्र को देखते हुए कह रहा है कि चांदनी जो कि क्षीण है, यानी कि जो चांद की जो रोशनी है वो पूरी तरीके से फीकी हो गई है और जो वृक्ष की छाया के नीचे यह बस बहुत दयनीय, यानी कि बहुत वृद्धा जैसी लग रही है। हमें ग्लानि हो रही है, यानी कि दुख हो रहा है कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, यानी कि इतनी ये वृद्ध हो चुकी है, हम भी किसी वृद्ध आदमी पर कैसे बैठकर सवारी कर सकते हैं। इसी प्रकार ये बस भी बहुत वृद्ध, यानी कि बहुत बूढ़ी हो चुकी है। तो हमें दुख हो रहा है कि हम सभी इस पर इतना भार लिए हुए जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसका अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी कि लेखक कहना चाह रहा है कि अगर इसका प्राणांत हो जाता है, यानी कि इस बस का यही देहांत हो जाता है, ये पूरी तरीके से रुक जाती है, बिल्कुल अब चल ही नहीं पाती है, तो हमें यहीं पर इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। अब धीरे धीरे बस की चाल कम होती जा रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी कि धीरे धीरे अब जो बस है उसकी सहन शक्ति की जो क्षमता है वो पूरी तरीके से क्षीण होती जा रही थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, यानी कि बस चांदनी में उसे रास्ता चाहिए था और वह सिर्फ रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी कि लेखक पूरी तरीके से बस को एक वृद्ध के समान तुलना करते हुए बता रहा है कि
ये बस ये सिर्फ कल्पना के माध्यम से है, बस यहाँ पर कुछ कह नहीं रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लेखक का व्यंग्य है उस बस कंपनी के ऊपर। तो लेखक कहना चाह रहा है कि अभी ये बस बोलेगी कि मतलब कि अगर बस की अब इतनी क्षमता नहीं है कि वो तेज़ रफ्तार से आने वाली गाड़ियों का सामना कर सके, तो जैसे ही तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ आती है तो बस एकदम किनारे पर हो जाती है और कहती है कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब वो उम्र रही नहीं कि हम तुमसे आके निकल पाएँ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि अब पुलिया के ऊपर बस चढ़ी ही थी कि एक टायर की हवा पूरी तरीके से निकल गई। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। यानी कि अब जो वो बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो इस बस की हालत जानते हैं कि ये बस किस प्रकार हो रही है और इस बस को अब नहीं चलाना चाहिए, इस बस को अब हमें रख देना चाहिए, इसके बदले हमें नई बस का इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन हिस्सेदार ये चाहते हैं कि लालच उनके अंदर एक लालच है, मतलब लालच की भावना, जितना हो सके हम इस बस का पूरी तरीके से कस लेना चाहते हैं। उसके बाद लेखक कहता है कि वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इस बस से हमारे किसी भी यात्री की अगर जान भी चली जाती है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कि उत्साह में जो उन्होंने ये ऐसी भावना ली है कि नहीं, हम इस जर्जर अवस्था की बस में भी यात्रियों को यात्रा करने का मौका देंगे, तो ये उनकी जो भावना है वो दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और अब हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। यानी कि लेखक बताना चाह रहा है, एक हास्य व्यंग्य के रूप में कह रहा है कि यदि बस नाले में गिर जाती है और सारा दोष इन कंपनी के हिस्सेदारों पर आता है, लेकिन अगर इनमें से अगर हम स्वर्ग को सिधार जाते हैं तो स्वर्ग में जाने पर, ऊपर भी जाने पर यमलोक में कहते हैं कि वो महान आदमी रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी। अब जो लेखक ने उम्मीद लगा रखी थी कि हम इस बस से पन्ना के लिए रवाना हुए थे तो हम पन्ना पहुंच जाएंगे, लेकिन अब वो उम्मीद पूरी तरीके से खोखली हो चुकी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। अब लेखक को लग रहा है कि हमें हमारी जो आधी बची हुई ज़िंदगी है वो हमें इसी बस में ही गुजारनी पड़ेगी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना। यानी कि अब ये बस भी वृद्ध हो चुकी है और बस में बैठने वाले यात्रियों को ये वृद्ध बस अपने साथ ही लेकर यमलोक को पहुंच जाएगी। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी कि अब हमने पन्ना जाने की तो उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ दी थी। अब हम आराम से उस बस के अंदर बैठे हैं। पता तो है कि इस बस की कोई मंजिल नहीं है, जहाँ ये बस ले जाएगी अब हमें वहीं पर ही रुकना है। यानी कि हम अब पन्ना तो नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए लेखक और सब शांति धार कर बैठ गए हैं और सभी आपस में बातें करने लगे हैं। तो ये था आपका पाठ संख्या 3, बस की यात्रा, जिसमें परसाई जी ने प्राइवेट बस कंपनियों के जो मालिक है उन पर पूरी तरीके से व्यंग्य किया है कि किस प्रकार इतना अनुभव लेने के बाद में ये जो बसें हैं, जब आप इनका पूरी तरीके से कस ले चुके हो तब इन्हें अपनी जर्जर अवस्था में छोड़ देना चाहिए। इन बसों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो हास्य एक व्यंग्य किया है प्राइवेट बस कंपनियों के ऊपर। धन्यवाद।